जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एडू36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 जैसे कि हम लोग थ्योरी की क्लास में छत्तीसगढ़ देख रहे थे और छत्तीसगढ़ में हम लोग छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी की बात कर रहे थे। छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी में हमने लास्ट क्लास में छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में देखा और नदियों पे ही तो बनते हैं जलप्रपात। अब जलप्रपात होता क्या है, देखिए। जल जल का मतलब आपको पता है और पात का मतलब होता है गिरना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जल का गिरना। यही आज हम पढ़ने वाले हैं, जल का गिरना। इसमें इतनी बड़ी क्या चीज़ है जो हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, आपको पता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में, ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के उत्तर और दक्षिण भाग में पर्वत या पठार है। पता है, हमने पर्वत और पठार वाले टॉपिक में इसे देखा है, पर्वत या पठार पे। ठीक है, जब भी बारिश होती है तो पानी गिरता है। पानी तो हर जगह गिरेगा, ये मैदानी भाग में भी गिरेगा, यहाँ भी गिरेगा, यहाँ भी गिरेगा। लेकिन आपने देखा होगा कि जब मैदानी भाग में पानी गिरता है तो वहाँ पे खेत रहते हैं, मैदान रहता है। ठीक है, मैदान रहेगा तो पानी ऐसे यहाँ पे सूख जाता है। लेकिन जब पर्वत या पठारों वाले हिस्से पे पानी गिरता है, ये हो गया मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बारिश हुई, बारिश का पानी इकट्ठा होते गया और यहाँ से मान लीजिए वो ये वाला सतह नहीं है, ऐसे सतह हो गया यहाँ का, तो ये सीधा ऐसे फ्लो में गिरेगा। तो पर्वतों से जब पानी गिरता है नीचे, किसी ऊंचाई वाली सतह से जब पानी नीचे गिरता है, उसी को ही हम लोग बोल देते हैं जलप्रपात। सीधी सी बात अगर मैं करूँ तो ऊंचाई वाले हिस्से पर्वत पठार से अगर जब पानी नीचे गिरता है तो उसे हम बोल देते हैं जलप्रपात। आया समझ में? यही सारी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इससे क्वेश्चन क्या बनता है, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, किसी जलप्रपात का नाम दे देगा और वो जलप्रपात पूछेगा कि कौन से जिले में स्थित है। तो जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है ये पूछता है, या फिर ये जलप्रपात कौन सी नदी पे स्थित है ये पूछेगा। दोनों में से एक चीज पूछेगा, या तो कौन से जिले में स्थित है या तो कौन सी नदी पे स्थित है। बस यही क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। छोटा सा टॉपिक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बस्तर संभाग के बारे में। बस्तर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं ये तो आपको पता होगा। उन जिलों में कौन सी नदी पर कौन सा जलप्रपात है, यही क्वेश्चन बनेगा, उसी के बारे में देखते हैं। ये हो गया बस्तर संभाग। आपको जो ये इमेज दिख रहा होगा, बस्तर संभाग हो गया। सबसे पहले हम बात करते हैं बस्तर जिले के बारे में। यहाँ पे बस्तर जिला है। बस्तर जिले में कौन कौन से जलप्रपात हैं? बस्तर जिला, पहला जो जलप्रपात है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, वो है चित्रकोट जलप्रपात। कौन सा? चित्रकोट जलप्रपात। ठीक है। दूसरा कौन सा जलप्रपात है? तीरथगढ़ जलप्रपात। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट जलप्रपात है उसका नाम है तांबड़ा तांबड़ा घूमर जलप्रपात। ठीक है, ये हो गया, ऐसे पानी गिर रहा है, ये जलप्रपात हो गया। तो ये चित्रकूट जलप्रपात है वो छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। कैसा? सबसे चौड़ा जलप्रपात है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसा है। छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात। और आपको मैंने पहले बताया था कि यहाँ से एक नदी निकल रही, कहाँ से? मुंगेर पर्वत कालाहांडी जिला उड़ीसा से एक नदी निकलती है जिसका नाम रहता है इंद्रावती। इंद्रावती नदी निकलेगी और यहाँ पे बीजापुर में भद्रकाली के समीप गोदावरी नदी से मिल जाएगी। तो ये जो नदी है बहुत सारे जलप्रपात बनाती है ऐसे घूमते हुए। यही इंद्रावती नदी पे कौन सा जलप्रपात है? तो चित्रकूट जलप्रपात है, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। चौड़ाई इसकी कुल कितनी है? तो 300 फीट इसकी चौड़ाई है। कितनी? 300 फीट इसकी चौड़ाई है। छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात है और सबसे बड़ा, मतलब सबसे ज़्यादा पानी यही लाता है। इसके अलावा कौन सी नदी पे है? आपको मैंने बताया कौन सी नदी पे, इंद्रावती नदी पे ये स्थित है और इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। कौन से जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। इतनी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। अब देखिए तीरथगढ़ जलप्रपात के बारे में। छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा चित्रकूट, च से चौड़ा, च से चित्रकूट।
और सबसे ऊंचा जलप्रपात है तीरथगढ़ जलप्रपात। इसकी ऊंचाई कुल कितनी है, तो इसकी चौड़ाई 300 फीट थी, इसकी ऊंचाई है 300 फीट। कितनी, 300 फीट इसकी ऊंचाई है। कौन सी नदी पे स्थित है ये, तो ये मुनगा बहार नदी पे स्थित है। कौन सी नदी पे ये जलप्रपात है, तो मुनगा बहार नदी पे स्थित है। देखिए ऐसे ही एक नदी है जिसे हम बोल रहे थे क्या, सबरी नदी। आपको पता चला, याद आया, हाँ वही सबरी नदी। सबरी नदी की सहायक नदी है एक कांगेर नदी। कौन सी, कांगेर नदी। और यही कांगेर नदी की सहायक नदी थी मुनगा बहार नदी। मैंने आपको बताया था नदी वाले चैप्टर में। तो ये जो मुनगा बहार नदी है इसी पे है तीरथगढ़ जलप्रपात। मुनगा बहार नदी पे है तीरथगढ़ जलप्रपात। जब आप कभी तीरथगढ़ जलप्रपात घूमने के लिए जाओगे तो आपको कांगेर वैली से होते हुए जाना पड़ेगा, कांगेर घाटी। कांगेर घाटी में ही तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है। तो कांगेर घाटी आप जाओगे वहीं पे है तीरथगढ़ जलप्रपात। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ सबसे ऊंचा तीरथगढ़, 300 फीट इसकी ऊंचाई है और मुनगा बहार नदी पे ये स्थित है। ठीक है, और चित्रकूट में 300 फीट इसकी चौड़ाई है और इंद्रावती नदी पे स्थित है और इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। अभी दोनों चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ क्या चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। ये देखिए, ये जो आपको पहला वाला जो इमेज दिख रहा होगा ये वाला, ये है चित्रकूट जलप्रपात। और ये जो दूसरा वाला है ये कौन सा है, तीरथगढ़ जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात। चलिए पहले हम लोग चित्रकूट की बात करते हैं। थोड़ा सा आवाज़ भी सुनिएगा, देखिएगा कैसा दिखता है हमारा चित्रकूट जलप्रपात। देखिए अक्टूबर की बात है, अक्टूबर में इतना पानी था। सोचिए बरसात के मौसम में कितना पानी रहता होगा। बहुत चौड़ा है, देखिए चौड़ाई इसकी देख सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग तीरथगढ़ को देखते हैं। इसकी ऊंचाई देखिए, है ना। तो इसकी ऊंचाई भी आपने देख लिया, देखा। सबसे चौड़ा जलप्रपात चित्रकूट, सबसे ऊंचा कौन सा, तीरथगढ़ जलप्रपात। उसके बाद है तीसरा तांबड़ा घूमर जलप्रपात। ये भी कहीं ना कहीं किसी नदी पे स्थित होगा। तो ये तांबड़ा बहार नाले पे स्थित है। कौन से, तांबड़ा बहार नाले पे स्थित है ये। तांबड़ा बहार नाले पे तांबड़ा घूमर जलप्रपात है। बहुत सुंदर दिखता है, इसलिए इसकी तुलना की जाती है बस्तर के कश्मीर के रूप में। इसे बोला जाता है क्या, इसे बस्तर का कश्मीर बोला जाता है। बहुत सुंदर दिखता है ये तांबड़ा घूमर जलप्रपात। तो बस्तर का कश्मीर इसे कहा जाता है। और इसे मिनी नियाग्रा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिनी नियाग्रा। छत्तीसगढ़ का सॉरी भारत का नियाग्रा चित्रकूट जलप्रपात और मिनी नियाग्रा तांबड़ा घूमर जलप्रपात। अब देखो ये हमारा बस्तर जो जिला था उसके जलप्रपात कंप्लीट हो गए। ये तीनों जलप्रपात जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बने हैं और बनेंगे। तो तीनों चीज़ों को आप जैसे मैंने लिखा है वैसे लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा। चलिए, अब ये हो गया बस्तर। बस्तर के नीचे में यहाँ पे क्या था, तो सुकमा था। सुकमा था। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि सुकमा साइड से कौन सी नदी जा रही है, तो आप बोलोगे कौन सी नदी, सबरी नदी जा रही है। अब हम लोग सुकमा जिले की बात कर रहे हैं और सुकमा जिले में कौन सी नदी बहती है, तो आप बोलोगे सबरी नदी बहती है। और यही सबरी नदी पे जलप्रपात, कुछ कुछ जलप्रपात स्थित हैं। कौन कौन से जलप्रपात स्थित हैं, आपको नाम याद रखना चाहिए। यही सबरी नदी पे 3 जलप्रपात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो स्थित है। कौन कौन से, एक है गुप्तेश्वर जलप्रपात, एक है रानी दरहा, और एक है मलगेर इंदुल जलप्रपात। ये 3 जलप्रपात हैं सबरी नदी पे सुकमा जिले में। ठीक है, सबरी नदी पे सुकमा जिले में गुप्तेश्वर, रानी दरहा और मलगेर इंदुल जलप्रपात है। आप इसे कैसे याद कर सकते हैं, गुप्त रूप से ये जो रानी है
बहुत सारा माला माल मतलब पैसा ही पैसा कमाए जा रही है। ठीक है, गुप्त रूप से रानी पैसा ही पैसा माला माल पैसा कमाए जा रही है। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हो, बाकी आप अपना ट्रिक बना लीजिएगा। उसके बाद तीसरा है, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे कौन सा जिला है, तो आप बोलोगे दंतेवाड़ा जिला। अब दंतेवाड़ा जिला की बात कर लेते हैं। दंतेवाड़ा जिला, दंतेवाड़ा जिला में कुछ कुछ जलप्रपात हैं। पहला जो जलप्रपात है वो है सूरतगढ़ जलप्रपात। सूरतगढ़ जलप्रपात। जो सूरतगढ़ जलप्रपात है वो एक्चुअल में संकनी और डंकनी नदी जहाँ पे मिलती है वहीं पे स्थित है ये सूरतगढ़ जलप्रपात। संकनी डंकनी नदी के संगम पर सूरतगढ़ जलप्रपात स्थित है, और संकनी डंकनी के संगम पर दंतेश्वरी माता का मंदिर है। आपको पता होगा कहाँ पे, संकनी डंकनी नदी के संगम पर मिलन स्थल पर दंतेश्वरी माता का मंदिर है। और वो दंतेश्वरी माता का जो मंदिर है वो बनाया किसने था, किसने बनाया था बताइए? कौन से शासक ने इस दंतेश्वरी माता के मंदिर का निर्माण कराया था? इसको आप कमेंट में बताइएगा, ये इतिहास मैंने एमसीक्यूज में कराया है। ठीक है, तो संकनी डंकिनी के संगम पर दंतेश्वरी माता का मंदिर है, और वहीं पे है सूरतगढ़ जलप्रपात। उसके अलावा पहला जलप्रपात ये हो गया दंतेवाड़ा में। दूसरा है मेंदनी घूमर। मेंदनी घूमर जलप्रपात दूसरा हो गया, और तीसरा है मिलकुलवाड़ा। मिलकुलवाड़ा हांदावाड़ा, बड़ा खतरनाक नाम है इसका, फिर भी आप याद रखिएगा, मिलकुलवाड़ा हांदावाड़ा। देखिए अब आप याद कैसे करेंगे इसे। दंते से आपको याद आ रहा होगा दंत, है ना, तो दांत है अगर, तो सूरत में घूमना, है ना, दांत है तब सूरत में घूमना और फिर वहां पे मिलना। ठीक है, दांत से दंतेवाड़ा से दांत, दांत है तो सूरत में मिलना घूमना, और मिलना घूमना मेरे साथ ऐसे करके आप याद कर सकते हो। क्या, दांत है अगर आपके तो सूरत में घूमना और मिलना। ठीक है, याद हो गया। चलिए आगे, यहाँ पे कौन सा जिला है, इस दंतेवाड़ा के बगल में कौन सा जिला है, तो आप बोलोगे यहाँ पे है बीजापुर। बीजापुर ही है, चलिए बीजापुर है यहाँ पे। और बीजापुर में कौन सा जलप्रपात है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जलप्रपात है जिसका नाम है सात धारा जलप्रपात। कौन सा? सात धारा जलप्रपात। यहाँ पे एक्चुअली में सात धाराएं हैं, वो जलप्रपात है, एक धारा इधर एक धारा इधर, ऐसे करके सात धाराएं हैं। उस सात धारा के नाम पर ये सात धारा जलप्रपात इसे बोला जाता है। कौन सी नदी पे है, तो आप यहाँ पे दिख रहा होगा कौन सी नदी बह रही है, इंद्रावती नदी बह रही है, और इंद्रावती नदी पे ही है सात धारा जलप्रपात। तो कौन सी नदी पे? इंद्रावती नदी पे। इंद्रावती नदी पे ही है सात धारा जलप्रपात। ये सात धारा के नाम भी आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, कौन कौन से हैं। शिव धारा, शिव चित्र धारा, कृष्ण धारा, पांडव धारा, मतलब आपको महाभारत के जो पात्र हैं और कहीं ना कहीं भगवान के अगर नाम दिखेंगे तो सात धारा में आएंगे। ठीक है, बाकी आप सात धारा नाम याद रखिएगा। सात धारा जलप्रपात कहाँ पे है, तो बीजापुर में। कौन कौन से हैं देखिए, शिव धारा, शिव चित्र धारा, कृष्ण धारा, पांडव धारा, बाण धारा, बोध धारा और कपिल धारा, ये सात धाराएं हैं, उन्हीं के नाम पर सात धारा जलप्रपात हो गया है। उसके बाद और ऊपर आइए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है नारायणपुर। कौन सा जिला है? नारायणपुर। और नारायणपुर अगर मैं आपको कहूँ तो यहाँ पे आपको क्या याद आना चाहिए, यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। पहली चीज़ तो बारिश होती है, यहाँ पे सागौन, उच्च कोटि की सागौन वन पाए जाते हैं, और कहाँ पे, तो खुरसेल घाटी में। जो कि ये जो वन है खुरसेल, जो खुरसेल घाटी में जो सागौन वन है वो नेपाल में पाए जाते हैं या फिर हमारे नारायणपुर में पाए जाते हैं, नारायणपुर में। ठीक है, चलिए, तो जहाँ पे वो खुरसेल घाटी है वहीं पे ही है खुरसेल झरना। खुरसेल घाटी जहाँ पे सागौन वन पाए जाते हैं उच्च कोटि के, वहीं पे है खुरसेल झरना। ठीक है, ये खुरसेल झरना या खुरसेल जलप्रपात नारायणपुर में है। उसके बाद आप देखेंगे नारायणपुर के ऊपर में कौन सा जिला है, तो आप बोलोगे यहाँ पे है कांकेर जिला। कौन सा? कांकेर जिला।
और कांकेर जिले में कौन कौन से जलप्रपात हैं? मलाचकुंडम याद आया। दूध नदी में कौन सा जलप्रपात मैंने आपको बताया था जब नदी चैप्टर पढ़ रहे थे? मलाचकुंडम जलप्रपात। मलाचकुंडम जलप्रपात दूध नदी पे स्थित है। ठीक है, कौन से जिले में? तो कांकेर जिले में। इसके अलावा चर्रे मर्रे जलप्रपात, ये भी कांकेर जिले में स्थित है। इसके अलावा मुत्ते खड़का जलप्रपात। मुत्ते का मतलब होता है औरत, खड़ का मतलब होता है प्रवाह। होता क्या है, अगर आप नीचे से ऊपर की ओर देखोगे ऐसे जलप्रपात होता है। यहाँ पे आप खड़े हो, जब आप नीचे से ऊपर की ओर देखोगे तो ऐसा लगेगा वहाँ पे औरत एक चट्टान में खड़ी है। ठीक है, तो इसे हम क्या नाम दे दिए? मुत्ते खड़का जलप्रपात। कौन से जिले में है? तो कांकेर जिले में है। चलिए एक बार सारी इंपॉर्टेंट जलप्रपात को देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हमने देखा बस्तर जिले में। बस्तर जिले में कौन कौन से जलप्रपात हैं? चित्रकोट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात और तामड़ा घूमर जलप्रपात। चित्रकोट जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात, 300 फीट इसकी चौड़ाई है। इंद्रावती नदी पे स्थित है ये, और इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। फिर उसके बाद आप आए तीरथगढ़ जलप्रपात पे। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये, 300 फीट इसकी ऊंचाई है, और कांगेर की सहायक नदी मुनगा बहार नदी पे ये स्थित है तीरथगढ़ जलप्रपात। चलिए अब तीसरा तामड़ा घूमर जलप्रपात। तामड़ा बहार नाले पे है। छत्तीसगढ़ का कश्मीर इसे कहा जाता है, और इसे मिनी नियाग्रा भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत सुंदर दिखता है। ठीक है, बहुत सुंदर दिखता है, इसलिए इसे बस्तर का कश्मीर कहा जाता है और इसे मिनी नियाग्रा कहा जाता है। उसके बाद आप आओगे कहाँ पे? सुकमा जिले में। सुकमा जिले में सबरी नदी प्रवाहित होती है, और सबरी नदी में 3 बहुमूल्य बहुत इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं। कौन कौन से? गुप्तेश्वर, रानी दरहा और मलगेर। कौन कौन से? गुप्तेश्वर, रानी दरहा और मलगेर जलप्रपात सबरी नदी पे है सुकमा जिले में। फिर आप आओगे कहाँ पे? दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा में सूरतगढ़, मेंदिनी घूमर और मिलकुल हांदावाड़ा जलप्रपात है दंतेवाड़ा जिले में। दांत अगर हो तो सूरत में घूमना और मिलना। उसके बाद और आएंगे आप बीजापुर जिले में। तो बीजापुर जिले में सात धारा जलप्रपात है। कौन सी नदी पे है? तो इंद्रावती नदी पे सात धारा जलप्रपात है। क्या क्या नाम है उसके? तो शिव भगवान के नाम पे, या तो फिर जो महाभारत के पात्र हैं उनके नाम पे। ठीक है, शिव धारा, शिवचित्र धारा, कृष्ण धारा, पांडव धारा, बाढ़ धारा, बोध धारा, कपिल धारा, ये सारे नाम हैं। आप नाम में नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन सात धारा जलप्रपात बीजापुर जिले में है, ये याद होना चाहिए। उसके बाद नारायणपुर। नारायणपुर में खुरसेल घाटी है, आप जानते होंगे, और वही घाटी पे है खुरसेल झरना नारायणपुर जिले में। उसके बाद कांकेर जिला आता है। कांकेर जिले में कौन कौन से जलप्रपात हैं? मलाचकुंडम जलप्रपात दूध नदी पे है, चर्रे मर्रे जलप्रपात है, और मुत्ते खड़गा जलप्रपात है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है किसके बारे में? तो हमारे बस्तर संभाग में जो जो जलप्रपात है। चलिए आगे। अब हम आते हैं कहाँ पे? ऊपरी हिस्से में छत्तीसगढ़ के उत्तर और दक्षिण दोनों जगह पे ही तो पर्वत पठार हैं, और पर्वत पठारों पे ही तो बनेगा जलप्रपात। तो उत्तरी हिस्से पे आते हैं। सबसे पहले कहाँ की बात करते हैं हम? जसपुर वाले एरिया की, यहाँ की बात करते हैं, जसपुर जिले को। ठीक है, जसपुर जिले को, यहाँ पे हो गया सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग में बहुत इंपॉर्टेंट जलप्रपात है सरगुजा संभाग। सबसे पहले बात करेंगे कहाँ पे? ये है जसपुर। जसपुर जिले में कौन कौन से जलप्रपात हैं? तो पहला जो जलप्रपात है जसपुर जिले में, यहाँ पे लिखते हैं जसपुर। जसपुर जिले में एक है रानी दाह। रानी दाह, इसके नाम को आपको याद रखना है, रानी दाह जलप्रपात। या ऐसी मान्यता है कि वहाँ पे रानी ने सुसाइड कर लिया था, इसलिए इसका नाम रानी दाह जलप्रपात हो गया। ठीक है, कहाँ पे है? तो जसपुर जिले में ये स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे 3 और जलप्रपात हैं। कौन से? गुल्लू, बेने और छुरी। ठीक है, ये 3 जलप्रपात और हैं।
कौन कौन से, एक तो रानी दाह हो गया, रानी नेहा जसपुर में जाके सुसाइड कर लिया था, ठीक है। इसके अलावा गुल्लू बेने छुरी, ये जलप्रपात है जो गुल्लू बेने और छुरी जलप्रपात है, कौन सी नदी पे है, तो कौन सी नदी पे, अगर आप देखोगे तो आपने किसी नदी पे सोना पाया था क्या, याद आ रहा है क्या, सोना कहीं पे पाया था आपने, गोल्ड कहीं पे पाया था, बताइए कौन सी नदी पे, कहाँ पे गए थे तो आपने सोना पा गया था, कहाँ पे, ईब नदी पे, ईब नदी पे आपने सोना पाया था और उसी पे ही जलप्रपात बन गए। गुल्लू बेने और छुरी जलप्रपात जसपुर जिले में है, ईब नदी पे, और रानीदाह जलप्रपात भी जसपुर जिले में है। आया, चलिए। और इसके बगल में यहाँ पे कौन सा जिला था, तो आप बोलोगे यहाँ पे है सरगुजा जिला। चलिए सरगुजा जिला की बात कर लेते हैं अब हम लोग। सरगुजा जिले में एक है सरभंजा जलप्रपात, सरभंजा जलप्रपात। ये जो सरभंजा जलप्रपात है, आपको मैंने बताया था कि सरगुजा जिले से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, बताइए कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, याद करिए याद करिए। सरगुजा जिला, कौन सी नदियाँ निकलेंगी यहाँ से, एक नदी आती है मांड, दक्षिण की ओर आती है, और एक रिहंद नदी रहती है जो कि उत्तर की ओर जाती है। आया याद। जो मांड नदी है मेन पार्ट सरगुजा से निकलती है, और जो रिहंद नदी है छुरी मतिरंगा की पहाड़ी सरगुजा जिले से निकलती है। दोनों नदियां सरगुजा से निकली, उत्तर की ओर रिहंद नदी गई, दक्षिण की ओर मांड नदी गई। यही मांड नदी पे सरभंजा जलप्रपात है। मांड नदी पे सरभंजा जलप्रपात है। दूसरा यहाँ पे एक और याद कर सकते हैं, टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट, ये भी सारी चीज़ें हैं। टाइगर पॉइंट ये भी एक जलप्रपात है। टाइगर पॉइंट जलप्रपात कहाँ पे है, सरगुजा जिले में है। याद हो गया। कौन कौन सा, सरभंजा जलप्रपात मांड नदी पे है सरगुजा जिले में, और टाइगर पॉइंट, जितने भी पॉइंट है, टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट और इको पॉइंट, ये सारे पॉइंट भी सरगुजा जिले में है। टाइगर पॉइंट के नाम पे यहाँ पे एक जलप्रपात पड़ जाता है। ऐसी उम्मीद या फिर ऐसी मान्यता है कि वहाँ पे जो टाइगर हैं वो ऐसे दिखते रहते हैं, इसलिए इस जलप्रपात के आसपास की जगह पे, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है टाइगर पॉइंट। अब और आगे आएंगे, चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे कौन सा जिला था बताइए। यहाँ पे जो जिला का नाम है वो है बलरामपुर जिला। बलरामपुर जिला। और ये बलरामपुर जिले में कौन कौन से जलप्रपात हैं, पहला जो जलप्रपात है वो है कोठली जलप्रपात। कौन सा, कोठली जलप्रपात। अब बताइए, मैंने आपको एक ट्रिक बनाया था। क्या ट्रिक बनाया था, जो नदियाँ बहती हैं, एक नदी इधर से, एक नदी इधर से, एक नदी इधर से, इधर से, तो एक नदी मैंने आपको बताया था जहाँ पे पुरातात्विक स्थल भी है। कौन सी नदी पे, के बगल में, तो आप बोलोगे कन्हार नदी। याद आ रहा है, कन्हार नदी के बगल में है पुरातात्विक स्थल। वही कन्हार नदी में ही कोठली जलप्रपात स्थित है। कौन से जिले में, बलरामपुर जिले में, तो कन्हार नदी पे। अब ट्रिक याद आया आपको, बना गोरिक, बनास है ना, और गो से गोपद, री से रिहंद, क से कन्हार, बना गोर गोपिक, सॉरी गोरिक है ना। क से कन्हार, कन्हार इधर, ब से बनास, बनास यहाँ पे एमसीबी और कोरिया जिले के आसपास से निकलती है बनास नदी। चलिए, कोठली जलप्रपात कन्हार नदी पे स्थित हो गया। उसके बाद पवई, दूसरा है पवई जलप्रपात। ये जो पवई जलप्रपात है वो चनान नदी पे स्थित है। किस पे, चनान, चनान नदी पे स्थित है। जो ये चनान नदी है ये कन्हार नदी के ही सहायक नदी है, तो ये चनान नदी पे स्थित है। और ये जो कोटली जलप्रपात है वो कन्हार नदी पे, चनान नदी देखिए, मान लीजिए ये हो गया कन्हार नदी, तो एक छोटी सी नदी हो गई चनान नदी, वही चनान नदी पे पवई जलप्रपात हो गया, और कन्हार नदी पे कोटली जलप्रपात हो गया। और तीसरा है भेड़िया पत्थर जलप्रपात। यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे भेड़िया घूमते रहते हैं, इसलिए भेड़िया पत्थर जलप्रपात। इस जलप्रपात के पास में भेड़िया घूमते रहते हैं मस्त अपना, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है भेड़िया पत्थर जलप्रपात। तो बलरामपुर में कौन कौन से, कोठली कन्हार नदी पे, पवई चनान नदी पे, और भेड़िया पत्थर बलरामपुर में है। ये 3 जलप्रपात हो गए। और आगे आइए, बलरामपुर के बगल में यहाँ पे कौन सा जिला है, तो आप बोलोगे सूरजपुर। चलिए सूरजपुर को देख लेते हैं। सूरजपुर जिले में
एक जलप्रपात है, उसका नाम है रक्सगंडा। क्या नाम है? रक्सगंडा जलप्रपात सूरजपुर जिले में है। कौन सी नदी पे है? तो रिहंद नदी में। देखिए ये रिहंद नदी ऐसी ही बहते हुए जाएगी सूरजपुर से होते हुए, और यहाँ पे गोविंद वल्लभ पंत जलाशय भी है। जब ये रिहंद नदी सूरजपुर में जाती है उसी टाइम पे ये रक्सगंडा जलप्रपात बना लेती है। कौन सी? तो रक्सगंडा जलप्रपात बनाती है रिहंद नदी पे, है ना। देखिए जितनी भी उत्तर की नदियां हैं सब उत्तर की ओर बह रही हैं और ये जलप्रपात बनाए जा रही हैं। तो सूरजपुर में रक्सगंडा जलप्रपात रिहंद नदी पे है। उसके बाद सूरजपुर के बगल में कौन सा जिला है? तो आप बोलोगे यहाँ पे है कोरिया। और कोरिया में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं। कौन कौन से? आपने अमृतधारा जलप्रपात का नाम सुना होगा। कौन सा? अमृतधारा जलप्रपात। अब पहले मुझे ये बताइए आप कि जो कोरिया और ये जो एमसीबी है, ये वाला एरिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? बताइए बताइए बताइए। एक मैंने आपको बताया था बनास नदी, ठीक है। एक गोपद नदी बताया था मैंने आपको, और एक यहीं से देवगढ़ की पहाड़ी से नदी निकलती है जिसका नाम है हसदेव नदी। हसदेव नदी यहाँ से निकलते हुए जाती कहाँ पे है? तो जाके महानदी में मिल जाती है। किस में मिलती है? तो महानदी में मिल जाती है। देवगढ़ की पहाड़ी से निकलते हुए दक्षिण की ओर बहते हुए हसदेव नदी महानदी में मिल जाती है। यही जो हसदेव नदी है, इसी नदी पे अमृतधारा जलप्रपात है। तो जो ये हसदेव नदी है, हसदेव नदी पर अमृतधारा जलप्रपात है। अमृतधारा जलप्रपात कौन सी नदी पे है? तो हसदेव नदी पर स्थित है। कोरिया जिले में हसदेव नदी पे अमृतधारा जलप्रपात स्थित है। इसके अलावा यही कोरिया जिले में ही एक हसदेव नदी पे एक और जलप्रपात स्थित है, उसका नाम है गावर घाट। कौन सा? गावर घाट। देखिए मैं आपको एकदम बहुत छोटे छोटे भी जलप्रपात नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, अगर थोड़ा सा भी डीप में जाएगा तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हसदेव नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। और ये हसदेव नदी से कौन कौन सी जलप्रपात है इसमें? तो अमृतधारा जलप्रपात और गावर घाट जलप्रपात कोरिया जिले में स्थित है। इसके अलावा आपको यहाँ पे मैंने बताया था अभी बनास नदी, और ये बनास नदी में भी चलो हम लोग एक जलप्रपात देख लेते हैं। कौन सा? बनास नदी हो गई, यही कोरिया जिले में बनास नदी हो गई। और इस बनास नदी में एक जलप्रपात है जिसका नाम है रामदाह जलप्रपात। रामदाह या फिर रामदाह जलप्रपात, ऐसा समझ में। चलिए कोरिया जिले में अमृतधारा जलप्रपात है हसदेव नदी में, और इसके अलावा यही हसदेव नदी पे गावर घाट जलप्रपात है। अब आप कोरिया जिले में ही देखोगे एक उत्तर की ओर जो नदी बहती है जिसका नाम है बनास नदी, और इस बनास नदी में रामदाह या फिर रामदा या फिर रामदाह दोनों ने एक ही नाम है, ये जलप्रपात स्थित है। हो गए इधर के सारे जिले। चलिए अब यहाँ पे आपको मैंने बताया था कोरबा जिला है। ये यहाँ पे कौन सा जिला है? कोरबा। और इसके बारे में भी देख लेते हैं। कोरबा ये सरगुजा संभाग में तो नहीं आता है, लेकिन इसे हम देख लेते हैं ये कोरबा जिले में कौन सा जलप्रपात है। कोरबा जिले में भी तो पहाड़ है, पर्वत है, आपने पर्वत पठार वाले चैप्टर में देखा है। कोरबा जिले में है एक जलप्रपात जिसका नाम है केंदई जलप्रपात। केंदई जलप्रपात। उसके बाद आता है, देखिए रायपुर संभाग में मैंने आपको बताया था कि कुछ कुछ इधर मैकल पर्वत हो गया, यहाँ से भी कुछ कुछ हो सकता है जलप्रपात हो। पर्वत है तो जलप्रपात, जब बारिश होगा जलप्रपात बनेंगे। इसके अलावा मैंने जब आपको महासमुंद गरियाबंद ये भी बताया था, तो यहाँ भी कुछ कुछ पर्वत है तो सीधी सी बात है जलप्रपात बनने के चांसेस हैं। ऐसा नहीं कि पर्वत है तो जलप्रपात बन ही जाएगा, लेकिन कहीं कहीं पे पर्वतों पे जलप्रपात है। जैसे यहाँ पे आपने एक जिला देखा होगा, ऐसे कुछ शेप में एक जिला रहता है, वो जो जिला है उसका नाम रहता है गरियाबंद, और ये रायपुर संभाग में आता है। यही जो गरियाबंद है, अगर आप रायपुर वालों से बात करोगे, जब भी बारिश का सीजन आता है तो उस टाइम पे बोलते हैं चल भाई जतमई घटाराने चलते हैं, क्योंकि देखिए रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर इधर मैदानी भाग है, मैदानी भाग में जलप्रपात मिलते नहीं हैं, तो यहाँ पे जो भी आसपास छोटा मोटा मिल गया वहीं पे लोग जाना पसंद करते हैं। तो गरियाबंद जिले में जतमई घटारानी हो गई, ये जो जलप्रपात है
वो फेमस है। मतलब रायपुर संभाग के लोग यहीं पे जाना पसंद करते हैं, आसपास में यही है। बाकी तो उत्तर और दक्षिण क्षेत्र की बात करोगे, यहाँ पे तो भंडारी भंडार है, यहाँ पे मस्त अलग अलग जलप्रपात में जाओ देखो, है ना। तो जो गरियाबंद जिला है, गरियाबंद जिले में जो फेमस जलप्रपात है उसका नाम है जतमई घटा रानी जलप्रपात। जतमई घटा रानी जलप्रपात बहुत फेमस है, गरियाबंद जिले में है। इसके अलावा एक और जलप्रपात है जिसका नाम है गोदना जलप्रपात, ये भी गरियाबंद जिले में है। इतने जितने मैंने आपको जलप्रपात बताए हैं, सारे जलप्रपात अच्छे से याद कर लीजिएगा। जल्दी से रिवीजन करते हैं, फिर क्लास को एंड करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी हो सकता है कि रेगुलर आप लोगों को क्लास नहीं मिल पा रही हो, क्योंकि देखिए मैं दिन में बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, और बना भी नहीं पा रहा हूँ, और ना तो बना सकता हूँ, क्योंकि इतना हल्ला होता है यहाँ पे कि अगर मैं क्लास बनाऊंगा तो आप लोग नहीं देखोगे, इतना हल्ला होता है, बहुत ज़्यादा हल्ला होता है ना। अब मेरे पास टाइम रहता है शाम का, कि मैं शाम को आप लोग को क्लास दूँ, ठीक है। तो शाम को देखिए बहुत सारा काम होता है एक्चुअल में, आप लोग को लगता है आधे घंटे की क्लास है, लेकिन इसमें जो काम अगर आप देखोगे ना तो बोलोगे यार इतना सारा काम कैसे हो सकता है। पहले आप लोग के लिए पीपीटी बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद देखिए मुझे पहली बार तो पढ़ना भी पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं बिना पढ़े आप लोग को पढ़ा दूंगा, इतना इंटेलिजेंट कोई होता भी नहीं है, ठीक है। पहले पढ़ना पड़ता है, फिर पीपीटी बनाओ, फिर उसके बाद आप लोग को पढ़ाओ, फिर जो भी कहीं पे गलतियाँ होती हैं वो सब चीज़ों को एडिट करना पड़ता है, और एडिट करने के बाद में आप उसको अपलोड करना पड़ता है, फिर टैग लगाना और टाइटल, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। उसके बाद ही आप लोग तक क्लास पहुंचती है। आप लोग को ऐसा लगता होगा कि बहुत इजी काम है ये, लेकिन बहुत प्रोसेस होता है इसमें, ठीक है। तो वो एक छोटी जो 30 मिनट क्लास रहती है, वो एक्चुअल में उसमें 4 घंटे लग जाते हैं। कभी कभी देखिए मैं आप लोग से प्रॉमिस कर देता हूँ कि आप लोग को मैं 2 क्लास 3 क्लास दे दूंगा, लेकिन वैसे मैं कर नहीं पाता हूँ। आप लोग को लगता होगा सर झूठ बोल रहे हैं, लेकिन देखिए मैं झूठ बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि हो जाएगा, लेकिन हो क्यों नहीं पाता, क्योंकि वो 4 घंटे एक ही वीडियो में लग गया, एक क्लास बनाया और 4 घंटे लग गए, और रात को 12 बज जाते हैं। फिर ज़्यादा लेट नाइट तक मैं बना नहीं सकता, क्योंकि हेल्थ में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा अगर मैं जगूँगा तो, ठीक है। वो होता ही है सबके साथ में। तो इसलिए 11-12 के आसपास कई बार क्लास अपलोड होती रहती है। ये सारी जीवनी है मेरी, मैं आप लोग को जो समझा रहा हूँ। क्यों क्लास रेगुलर अभी नहीं हो पा रही है, या फिर क्या रीज़न है ऐसा। तो चलिए हम लोग देखते हैं सरगुजा संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, और कौन कौन से जिले में कौन सी नदी बहती है, और कौन सी नदी पे कौन से जलप्रपात है। जसपुर जिले में रानी दाह जलप्रपात है, कौन सा, रानी दाह जलप्रपात है। और गुल्लू बेने और छुरी, गुल्लू बेने छुरी चलाई जसपुर जिले में। जो गुल्लू बेने और छुरी जलप्रपात है वो इब नदी पे स्थित है। उसके बाद सरगुजा जिले में सरभंजा, सर सर सरगुजा सरभंजा, सरगुजा जिले में सरभंजा जलप्रपात है मांड नदी में। मांड नदी मैन पार्ट सरगुजा से निकलती है, यही मांड नदी पे सरभंजा जलप्रपात है। इसके अलावा टाइगर पॉइंट भी सरगुजा जिले में है। उसके बाद बलरामपुर जिले में कोठली जलप्रपात कनार नदी पे है, और कनार नदी की सहायक नदी है एक चनान नदी, और चनान नदी पे है पवई जलप्रपात और भेड़िया पत्थर जलप्रपात। ये 3 जलप्रपात बलरामपुर जिले में हो गए। उसके बाद आप आइए सूरजपुर जिले में। सूरजपुर जिले में रक्सगंडा जलप्रपात, सूरजपुर जिले में आप देखोगे ये दे यहाँ पे सरगुजा जिले से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रिहंद, और इस सूरजपुर जाले जाके वहाँ पे रक्सगंडा जलप्रपात बना लेती है रिहंद नदी में। चलिए उसके बाद कोरिया में अमृतधारा जलप्रपात और गावर घाट जलप्रपात, ये कोरिया जिले में है, और हसदेव नदी पे ये स्थित है। और हसदेव नदी पे ही मिनी माता डैम बना है। कौन सा डैम, मिनी माता बांध बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध मिनी माता बांध। उसकी ऊंचाई कुल कितनी है, 87 मीटर इसकी ऊंचाई है। और मिनी माता के नाम पे विधानसभा भवन का भी नाम रखा गया है। मिनी माता थी कौन, हमारी विधानसभा की हमारे छत्तीसगढ़ की पहली सांसद थी, इसीलिए उनके नाम पे विधानसभा भवन का नाम रख दिया गया है। अब यही कोरिया जिले में बनास नदी बहती है, और बनास नदी में रामदाह या फिर रामदाह जलप्रपात है। फिर आप बिलासपुर संभाग में आइए। बिलासपुर संभाग में ज़्यादा जलप्रपात है नहीं, क्योंकि वहाँ पे पर्वत भी ज़्यादा नहीं है, इसलिए कोरबा जिले में किंदई जलप्रपात है। बिलासपुर संभाग के कोरबा जिले में किंदई जलप्रपात है। फिर आप रायपुर संभाग में आइए। रायपुर संभाग में गरियाबंद जिले में जतमई घटा रानी और गोदना ये जलप्रपात स्थित है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। इन चीज़ों को जितने मैंने जलप्रपात बताए हैं, जलप्रपात को आप
3 बार 4 बार, देखिए ज़्यादा मैंने बताया नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सारे जलप्रपात मैंने बता दिए हैं। सारे जलप्रपात आप बार बार पढ़ते जाइए, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।